फ्रेंड्स, बात है 1925 की। एक डॉक्टर ने हिंदू सोसाइटी को ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध खड़ा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर विश्व का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की, जो 2025 में 100 साल का हो जाएगा। ये एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही राजनीतिक गलियारों में धड़कन बढ़ जाती है। ये समाज के भीतर कहीं न कहीं देश के सबसे बड़े संगठन के तौर पर अपनी पहचान करवाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि आरएसएस का मतलब क्या है। सवाल यह है कि क्या आरएसएस एक सामाजिक संगठन है या फिर राजनीतिक। ये सांस्कृतिक तौर पर काम करता है या फिर इसका कुछ और ही काम है। इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आरएसएस का इतिहास क्या है और इसे क्यों बनाया गया। साथ ही ये भी जानेंगे कि आज इसका जिक्र करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दिन था 30 जनवरी 1948, बिरला भवन दिल्ली। शाम 5:10 पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली पहचान यहीं से हुई कि हिंदू महासभा के साथ दूसरा हिंदूवादी संगठन भी है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्योंकि हिंदू महासभा से ताल्लुक रखने वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे आरएसएस का सक्रिय सदस्य था, लिहाजा अंगुलियां हिंदूवादी संगठन आरएसएस पर उठी और तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके 8 दिन बाद ही देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पीएम को एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया है कि गांधी जी की हत्या में संघ का कोई संबंध नहीं है। साथ ही संघ आज भी ये मानता है कि गांधी जी की हत्या का अंदाजा पहले ही लगाया गया था, लेकिन पीएम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का ठीकरा आरएसएस पर फोड़ दिया। इसी घटना के बाद चर्चा में आया आरएसएस। तो अब थोड़ा जान लेते हैं कि आरएसएस का इतिहास कैसा रहा। साल 1907 का वह दौर था जब बंगाल में आजादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन शुरू किया। नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए डॉक्टर केशवराम हेडगेवार इस संगठन का हिस्सा बने और जेल भी गए। दादाभाई नेरोजी ने उस वक्त गर्म सोच के नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिया, तो हेडगेवार भी कांग्रेस में उनके साथ ही आ गए। हेडगेवार ने कांग्रेस के साथ काफी समय काम किया, लेकिन 1917 में तुर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई और गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस के द्वारा खिलाफत मूवमेंट से जुड़ने की बात परेशान कर रही थी। उन्हें ये बात अंदर ही अंदर चुभ रही थी, क्योंकि उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। हालांकि नाराजगी के बाद भी डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहे और 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 साल की जेल भी हुई। तब तक वह इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उनकी रिहाई पर उनके स्वागत के लिए आयोजित सभा को पंडित मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खां जैसे दिग्गजों ने संबोधित किया। और 1922 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन और 1925 में कोलकाता अधिवेशन में भी डॉक्टर हेडगेवार मौजूद रहे। लेकिन खिलाफत मूवमेंट के बाद से ही डॉक्टर हेडगेवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अब मन बना लिया था कि वह अब एक ऐसी संस्था को सेटअप करेंगे जो हिंदुओं के हितों को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की और कहा जाता है कि शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार को सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग पहुंचे थे, लेकिन 12 से 1200 बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे समय बदलता गया और एक समय ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर हेडगेवार के विचारों से प्रभावित होने लगे और इसी के साथ अब संघ का रास्ता भारतीय लोगों के मन में घर करने लगा। डॉक्टर हेडगेवार के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। इस रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी थी और कहा जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार ने खुद शाखा लगाना शुरू किया। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी ट्रेनिंग के साथ साथ इंटरएक्चुअल डिस्कशन को भी शामिल किया। धीरे धीरे लोग डॉक्टर हेडगेवार की बातों से प्रभावित हुए और उनके इस अभियान से जुड़ने लगे। कुछ ही समय में शाखा में आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अब समय आ गया था जब डॉक्टर ने संघ को ऑफिशियल रूप देने का सोचा। डॉक्टर हेडगेवार ने साल 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन इसकी बुनियाद रख दी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाकों जैसे नासिक, पुणे, अमरावती, यवतमाल में संघ ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत में भी शाखा का विस्तार होना शुरू हो गया। लोगों का शाखा के साथ जुड़ना किसी बदलाव से कम नहीं था। ये एक ऐसा बदलाव था जिसको बनाया तो था सामाजिक काम को करने के लिए, लेकिन आगे चलकर ये राजनीति का वह गोल चक्कर बना जिसके चारों तरफ ही राजनीति का ताना बाना बुना जाने लगा। संघ में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर अभी भी संघ का कोई खास असर नहीं था। संघ विस्तार के लिए तैयार था और महाराष्ट्र के बाहर
पैर फंसाने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेडगेवार को 1930 के आसपास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। डॉक्टर हेडगेवार बीएचयू गए और पंडित मदन मोहन मालवीय से बातचीत हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू परिसर में संघ का ऑफिस खोलने की परमिशन दे दी। बीएचयू में डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधवराव गोलवलकर से हुई। गोलवलकर बीएचयू में पढ़ाते भी थे, इसलिए उन्हें सब गुरुजी कहते थे। गोलवलकर डॉक्टर हेडगेवार के माध्यम से ही संघ में एक्टिव हुए और उसके मेंबर बने। लेकिन 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है और सर्वसहमति से आरएसएस की कमान गोलवलकर को सौंप दी गई। गोलवलकर की लीडरशिप में आरएसएस के विचार दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लाहौर के साथ साथ पूरे देश में फैलना शुरू हो गए। आइए अब जानते हैं आरएसएस काम कैसे करता है और इसकी शाखाएं कहां-कहां फैली हुई है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ आरएसएस। आरएसएस के कंस्ट्रक्टिव अरेंजमेंट की बात करें तो आरएसएस 11 पार्ट में बंटा हुआ है। हब यानी केंद्र, रीजन यानी क्षेत्र, प्रोविंस यानी प्रांत, डिपार्टमेंट यानी विभाग, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, तालुका यानी तालुका, टाउन यानी नगर, ब्लॉक यानी खंड, सर्कल यानी मंडल, ग्राम यानी ग्राम, ब्रांच यानी शाखा। वहीं अगर शाखा की बात करें तो ये 5 तरह की है। प्रभात ब्रांच, इसमें मॉर्निंग में सबकी मीटिंग होती है। इवनिंग ब्रांच, नाइट ब्रांच, फिर आता है मिलन। मिलन यानी वीक में 1 या 2 बार होने वाली मीटिंग। आखिर में आता है संघ मंडली, ये मंथ में 1 बार होती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संघ में करीब 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेंड मेंबर है और संघ के अंदर 80 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन आते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में आरएसएस के 8000 से ज्यादा ब्रांच है। केरल जैसे स्टेट में जहां हिंदू पॉपुलेशन कम है, वहां भी आरएसएस के करीब 5000 ब्रांच है। ये तो बात हुई देश के अंदर की। वहीं दुनिया के 40 से ज्यादा कंट्रीज में आरएसएस की 57,000 ब्रांचेज है। इसके साथ ही इन सभी ब्रांचेज में डेली 50 लाख से ज्यादा मेंबर्स आते हैं। देश की हर तहसील और 60,000 गांवों में रोज संघ की ब्रांचेज लगती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रांचेज क्या है, तो बता दें ये ब्रांच सुबह शाम होने वाली मीटिंग को कहा जाता है, जिसे संघ की भाषा में शाखा कहा जाता है, जो किसी भी खुले ग्राउंड में 1 घंटे की लगती है। इन्हीं ब्रांचेज को आरएसएस की बुनियाद माना जाता है और इसी वजह से इतना बड़ा संगठन चल रहा है। यहाँ रोज सुबह शाम शाखा का आयोजन होता है, जहां सारे वॉलेंटियर्स एक दूसरे से मिलते हैं। इस दौरान सभी प्रेयर करते हैं, योग और गेम्स खेलते हैं। बता दें कि जो संघ में अपने मन से आता है उन्हें स्वयं सेवक कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यह एक हिंदूवादी संगठन है, जिसके सिद्धांत हिंदुत्व में निहित है और हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए लोगों में हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करना है। यह संघ लोगों में भारत की महानता और विरासत के बारे में जागरूक होना सिखाता है और आपदाओं में राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके अलावा हम इसके विस्तार की बात करें तो आज पूरे वर्ल्ड में आरएसएस की करीब 55 सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आरएसएस का काम क्या है और भारतीय समाज में इसका क्या योगदान रहा है, आइए जानते हैं आरएसएस के फंक्शन एंड कंट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों, आरएसएस रिहैबिलिटेशन के साथ समाज सेवा और सुधार का काम करता है। ये काम डिजास्टर एरिया और जरूरतमंद इलाकों में संघ के वॉलेंटियर्स करते हैं। इसके अलावा देश में कास्टिज्म को खत्म करना, कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ाना भी संघ का मकसद है। अगर बात करें आरएसएस के अभी तक के योगदान की, तो भारत में कश्मीर विलय के वक्त जब नेहरू सरकार कुछ असमंजस में थी, तब उस वक्त सरदार पटेल के द्वारा हेल्प मांगने पर आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवलकर ने ही महाराजा हरि सिंह जी से बात की थी। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए दिल्ली लेटर भेजा था। इसके अलावा दादर नगर हवेली और गोवा के भारत में विलय के दौरान भी संघ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। 22 जुलाई 1954 को दादर को पोर्चुगीज से मुक्त कराया गया था। यहाँ पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाली सरकार है, क्योंकि 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी दादर पर पुर्तगालियों का शासन था। तो 28 जुलाई को आरएसएस की लीडरशिप में नरोली पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया था और पोर्चुगीज स्टाफ को ओवरपावर करते हुए उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। आरएसएस स्वयं सेवक संघ और लिबरेशन फोर्सेस के बाकी मेंबर्स सिलवासा के तरफ पहुंच जाते हैं और स्वयं सेवक 2 अगस्त 1954 की सुबह पोर्चुगीज का फ्लैग उतारकर भारत का तिरंगा फहरा देते हैं। इस तरह पूरा दादर नगर हवेली पोर्चुगीज से मुक्त करवाकर भारत सरकार को सौंप दिया जाता है। 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ, उस वक्त भी संघ ने आगे जाकर आर्मी की हेल्प की। आर्मी रूट पर नजर रखना, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करना, आर्मी के खाने का इंतजाम करना, साथ ही आर्मी फैमिलीज की हेल्प करने जैसे काम आरएसएस द्वारा किए गए। उनके इस काम को पूरे देश के लोगों ने अप्रिशिएट किया। आरएसएस के इस काम को देखते हुए पीएम नेहरू ने उन्हें 1963 के रिपब्लिक डे परेड पर स्पेशली इनवाइट किया गया। 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर 3000 स्वयंसेवकों ने राजपथ पर मार्च किया। इतना ही नहीं, 1965 में इंडो पाक वार में भी तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को याद किया था। उस वक्त घायलों को सबसे ज्यादा ब्लड संघ के ही स्वयंसेवकों ने दिया था। साथ ही कश्मीर में स्नोफॉल हटाने का काम भी स्वयंसेवकों ने ही किया। इसके अलावा 1971 में उड़ीसा में आए भयानक साइक्लोन से लेकर भोपाल गैस त्रासदी तक, 1984 सिख दंगों से लेकर गुजरात अर्थक्वेक,
उत्तराखंड फ्लड, कारगिल वॉर तक में संघ के लोगों ने आगे आकर घायल लोगों का रेस्क्यू किया और अपनी सेवाएं दी। हमेशा संघ ने आगे फ्रंट पर खड़े होकर लोगों की सेवाएं की और सिर्फ इंडिया ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा में भी संघ ने अपनी सेवाएं दी। आरएसएस द्वारा इतना सब कुछ करने के बावजूद वह हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसती रहती है। उस पर हमेशा राजनीति में हस्तक्षेप करने के इल्जाम लगते रहे हैं और इसे सरकार द्वारा बैन करने की मांग उठती रही है। आइए जानते हैं इसे कब कब बैन किया गया। When was RSS बैन? दोस्तों, समय समय पर आरएसएस आलोचना और विवादों में गिरता रहा है। पहली बार जब 1948 में नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, तब पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया और इसे बैन कर दिया। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, उस वक्त भी आरएसएस को बैन किया गया। हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संगठन होने के बावजूद आरएसएस का हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स से गहरा नाता रहा है। आइए आरएसएस और इंडियन पॉलिटिक्स के इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आरएसएस एंड पॉलिटिक्स। आजादी के पहले से और आजादी के बाद भी आज तक आरएसएस पॉलिटिक्स से नहीं चाहते हुए भी जुड़ा हुआ है। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद पीएम जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि आरएसएस पर हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि आरएसएस देश के अंदर ही अंदर देशभक्ति के नाम पर एक नया धड़ा तैयार कर रहा था। 1975 में इमरजेंसी के वक्त आरएसएस का नाम पॉलिटिक्स में दिखा। इसके अलावा यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी को एक वक्त पर आरएसएस के सामने झुकना पड़ा। दरअसल ये बात 1989 की है, जब राम जन्मभूमि को लेकर उपजे विवाद को लेकर अपनी सत्ता जाती दिखाई दी। उस वक्त राजीव गांधी ने आरएसएस से अयोध्या को लेकर बात करने की कोशिश की, लेकिन आरएसएस ने राजीव गांधी से किसी तरह की बातचीत करने से मना कर दिया। आरएसएस उस समय अयोध्या को राजनीति में नहीं घसीटना चाहता था। उसके बाद भी राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए। इधर लाल कृष्ण आडवाणी ने वीपी सिंह की सरकार का साथ दिया, लेकिन वीपी सिंह ने रिजर्वेशन का दांव खेला तो सारे पासे पलट गए। इस वक्त संघ को बहुत बड़ा झटका लगा। इस झटके में ही सही, संघ को यह महसूस हो गया कि राजनीति को अयोध्या जाना ही होगा। इस दौरान रिजर्वेशन की आग फैली तो राजनीतिक हलचल के साथ संघ भी एक्टिव हुआ और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में साथ देने का फैसला कर लिया। दोस्तों, राजनीति की वजह से आरएसएस हमेशा आलोचना से घिरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएसएस वीर सावरकर की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, जिसकी वजह से आलोचकों ने हमेशा संघ को राइट विंग, फासिस्ट, रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहा है। जबकि आरएसएस पॉलिटिकल अपीसमेंट के खिलाफ हिंदुओं के हितों को उठाता है। देखा जाए तो आरएसएस की कोई सेट मेजर फिलोसॉफी नहीं है, फिर भी देखा जाए तो आरएसएस 4 तरह की फिलोसॉफी को फॉलो करता है। पहला, अखंड भारत। आरएसएस का मानना है कि आदिकाल से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान तक भारत फैला हुआ था। ये सब अखंड भारत का हिस्सा है। दूसरा है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये फिलोसॉफी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दी थी। इस फिलोसॉफी के अंतर्गत इंसानियत को सबसे आगे रखने की बात कही थी। साथ ही ग्रामीण विकास, सोशल डेवलपमेंट और रियलिस्टिक मॉडल अपनाने पर जोर दिया गया। थर्ड है हिंदुत्व, यानी हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानना। आरएसएस का मानना है कि भारत में निवास करने वाले सभी लोग कहीं न कहीं हिंदू धर्म के ही फॉलोअर्स हैं। संघ तिरंगे की जगह भगवे ध्वज को अपने कार्यक्रम में यूज करता है। इस वजह से उनके ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया जाता है। अक्सर इस वजह से भी आरएसएस कंट्रोवर्सी में फंसता रहता है। आरएसएस सबसे ऊपर भगवे ध्वज को मानता है। कहते हैं कि 1929 में जब लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को देश भर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया, तो डॉक्टर हेडगेवार के निर्देशन पर सभी संघ शाखाओं में 30 जनवरी को तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का संकल्प किया गया। उसके बाद फिर कभी उनके ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया गया। आरएसएस समय समय पर राजनीति में भी एक्टिविटी दिखाता रहता है। बीजेपी में कई बड़े लीडर संघ से ही निकले हैं। अब लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो या हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इसलिए उनके कार्य में संघ की आइडियोलॉजी की छाप देखना कोई हैरानी की बात नहीं है। संघ ने शुरू से ही अपना अलग रास्ता अपनाया है। ये न तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित रहा और न ही इसने कांग्रेस का कभी समर्थन किया। आजादी के समय संघ ने तिरंगे का विरोध किया था और भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने पर जोर दिया था। संघ का मानना था कि राष्ट्र हिंदू प्रधान देश है तो राष्ट्रीय ध्वज भगवा ही होना चाहिए। संघ ने धीरे धीरे अपनी पहचान एक अनुशासित और राष्ट्रीय संगठन की बनाई। महात्मा गांधी ने 1935 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर की यात्रा की तो उन्होंने देखा कि ये संघ पूर्णतः अनुशासित और छुआछूत से बहुत दूर है, इसलिए महात्मा गांधी ने संघ को अप्रिशिएट भी किया था। आरएसएस विश्व का एक ऐसा अकेला संगठन है जिसमें आज तक भ्रष्टाचार या अनैतिकता की स्थिति नहीं बनी है। तो अपन इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि एक कमरे से स्टार्ट हुआ ये संघ आज पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है।
आज आरएसएस 98 ईयर का हो चुका है। दुनिया में शायद ही कोई संगठन की इतनी आलोचना हुई होगी जितनी आरएसएस की हुई है, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस आज भी अपने विचारों और अपने मोटो को लेकर आगे बढ़ता रहा है। आज आरएसएस की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको इसके होने का एहसास हो ही जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।